हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गोलक फ्रॉम कपलेश्वरी क्लासेस एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से जितने भी पेपर 2 में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं ना 2011 में, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी तरह से 2011 से लेकर के 2023 के बीच में, चाहे पेपर 1 हो आपका या पेपर 2 हो, जितने भी सीडीपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी पैडागोजी से पूछे गए हैं या फिर इंग्लिश से पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश वाली क्लासेस मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। आप चैनल पे जाइए, उन सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि आपके लिए वो बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, सीडीपी से पैडागोजी से जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, उनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यू बनते हैं, वो सारे मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। आपको बताना है कि किस अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा ये तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चा क्या है आपका जन्म से उसके दूसरे वर्ष तक की अवस्था की बात की जा रही है, तो ये नहीं होगा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाषा तो बच्चा अभी सीखा ही नहीं रहता है। सी कह रहा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या फिर डी कह रहा है निष्क्रिय न्यूट्रल को समझने के द्वारा। बच्चा को तो कुछ पता ही नहीं है कि निष्क्रिय क्या है और सक्रिय क्या है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा है ना, वो क्या करेगा, अपने इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही वो सारी चीजें को वो सीखेगा। जैसे वो उसके सामने ये पेन है, तो पेन को क्या करेगा, वो पकड़ना चाहेगा, छूना चाहेगा। अगर उसके पकड़ में आ गया तो सीधे वो क्या करेगा, अपने मुंह में डाल करके उसे खाना स्टार्ट कर देगा, चूसना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे की जन्म से लगभग 2 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, बहुत ही वो ज्यादा क्या होती है, वो संवेदी अवस्था होती है, पेशीय अवस्था होती है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है। आपको बताना है कि किसी भी एक बच्चे के जीवन में सबसे अधिक और गहन समाजीकरण अवस्था कब होती है। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, या फिर प्रौढ़ावस्था, या जीवन के पूरे, या व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था ही एक बच्चे के जीवन की जो होती है ना, वो सबसे गहन और जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे के अंदर उसकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ना, उसको वो महसूस करता है। और किशोरावस्था में ही एक जो बच्चा है ना, अपने अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित होता है। जैसे लड़का है तो वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होगा, लड़की है तो वो लड़कियों के प्रति, लड़के के प्रति क्या होगी, आकर्षित होगी। ठीक है, और किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से ज्यादा ना वो अपने सहपाठियों के साथ रहना पसंद करते हैं, और अपोजिट वो जेंडर की तरफ वो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे चलते हैं। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। किस प्रकार का सामाजिक संरचना माना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गत्यात्मकता, बी कह रहा है स्थिर, या फिर सी कह रहा है प्राथमिक, या डी कह रहा है गौड़। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा, स्थिर अवस्था। क्योंकि अनुवांशिकता में क्या होती है, जो भी हमारी क्वालिटी होती है, गुण होते हैं ना, कुछ वो हमारे किससे प्राप्त होते हैं, माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। जैसे मुझे जो भी गुण प्राप्त हुए हैं, कुछ जो अनुवांशिक जो चीजें मिली होगी, चाहे आपका अच्छे हो या बुरे हो, या फिर कैसा भी आपका गुण हो, वो माता पिता से ही मिलता है। ये जनरेशन टू जनरेशन ये चलने वाला ये है, तो ये क्या रहेगा, ये स्थिर रहेगा। जो मुझे मिला है, जो मुझे मेरे माता पिता से गुण मिला है, वही गुण क्या होगा, मुझसे मेरे बच्चों में जाएगा, और उनसे उनके बच्चों में जाएगा, तो ये स्थिर रहता है। ठीक है, ये घातमकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के डैश के सिद्धांत से संबंधित, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, आपको बताना। ये नंबर है व्यवहारवादी, बी कह रहा है रचनावादी, सी कह रहा है संज्ञावादी, या फिर डी कह रहा है विकासवादी। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा 4 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, व्यवहारवादी। यानी सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकन पर आधारित होता है ना, वो व्यवहारवादी के सिद्धांत से संबंधित होता है।
ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमें क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली हमें रीड करना है और नहीं को पहले ही मार्क कर लेना, नहीं तो बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, तो इस गलती से हमें बचना है। ठीक है। ये नंबर कह रहा है समानता और अंतर देखने की सदृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करता है। ठीक है। या फिर भी कह रहा है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाता है। या फिर सी कह रहा है परिघटना और अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या फिर डी कह रहा है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो हमारा सही हो जाएगा 5 नंबर का जो होगा ना वो बी नंबर सही होगा। यानी ये असत्य है, ये सही नहीं है, लेकिन नहीं में पूछा है ना तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, क्योंकि हमें रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देनी है। ठीक है ना, बच्चों को क्या करना है, उन्हें समझ बूझ के साथ विकसित करना है। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। यहाँ पर भी नहीं वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी आंतरिक रूप से जो बच्चा जो सेल्फ मोटिवेटेड है बच्चा, उसके लिए इसमें से कौन सा सही नहीं आपको बताना। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, या फिर वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करता है, या फिर वे हमेशा सफल होता है, या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा 6 नंबर का, तो जो 6 का सही होगा ना वो सी नंबर, वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सेल्फ मोटिवेटेड है ना, जो आंतरिक रूप से अभी प्रेरित है बच्चा, वो हमेशा सफल ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमारा सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। यानी जो भी उसमें उसके क्लास में जो प्रभावशाली बच्चे हैं ना, उनकी योग्यता जो भी है उनके उसमें वो और उपलब्धि लाना चाह रही है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको नहीं वाला ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और इस प्रकार से नहीं वाला क्वेश्चन है ज्यादा पेपर 2 में ही पूछे जाते हैं, और पेपर 2 के 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और यही सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ए नंबर कह रहा है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए आपको, या फिर तनाव को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 7 नंबर का जो सही होगा ना वो ए नंबर सही हो जाएगा। यानी आपको अगर आप उनकी योग्यताओं की उपलब्धि चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनके जो सहपाठी है ना उनसे आप उनको अलग कर दो। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है, तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। छोटे विद्यार्थी शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ठीक है ना, पठन कठिनाई का कौन सा लक्षण नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, बी कह रहा है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या फिर सी कह रहा है वर्ड एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर डी कह रहा है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो 8 नंबर का जो सही आंसर होगा ना वो ए नंबर सही हो जाएगा। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, यानी छोटे शिक्षार्थियों के पठन के लिए यह कठिनाई नहीं है। ठीक है ना, कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है उनको, ये उनके लिए ये कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि छोटे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम तो उन्हें फेस करनी ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 9 नंबर का है ना वो कह रहा है शिक्षार्थियों का आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ए नंबर कह रहा है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, ये होगा, या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण। सी कह रहा है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, या फिर डी कह रहा है शिक्षार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 9 नंबर का जो सही होगा ना हमारा 9 नंबर का सही हो जाएगा सी नंबर।
ठीक है ना, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। अगर जो शिक्षार्थी है वो आत्म नियमन कर रहा है ना, तो वो क्या, वो जो भी सीखेगा ना उसकी खुद वो उसका मूल्यांकन वो करना, ठीक है ना, उसकी करने की जो योग्यता है वो हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखने के लक्षण के रूप में आप इसे नहीं मान सकते, आपको बताना है, ठीक है ना, नहीं को ध्यान में रखना है। एक व्यवहार का अध्ययन सिखाना है। सीख भी कह रहा है अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सी कह रहा है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। डी कह रहा है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10 नंबर का जो सही होगा ना वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं पूछा है ना, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना, ठीक है ना, ये सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकरण करके वो सीखते हैं। क्वेश्चन है वो कह रहा है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या हो सकता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। बी कह रहा है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। या फिर डी कह रहा है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। या फिर आपका डी कह रहा है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सिद्धांत के रूप में रचनावाद का बढ़ावा देता है, आपको बताना है, ठीक है। तो 11 नंबर का जो सही होगा ना वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब कब कब वो रचनावाद होगा? जब उसकी जो दुनिया के बारे में, समाज के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है उसको निर्मित करने में जब एक शिक्षार्थी अपनी भूमिका पर बल देगा कि मेरी भूमिका इस समाज के निर्माण में क्या है, तब वो क्या करेगा? रचनावाद के सिद्धांत को वो बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। 12 नंबर को देखते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, आपको बताना है कि कौन एक सृजनात्मक शिक्षार्थी हो सकता है। ए नंबर कह रहा है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने वाला। बी कह रहा है पार्ट्स ऑफ लिटरेचर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। या फिर डी कह रहा है ड्राइंग पेंटिंग में बहुत विलक्षण है वो, ठीक है। या फिर बहुत बुद्धिमान है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 12 का जो सही होगा ना वो बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, ठीक है ना, जो कि क्या करेगा? चिंतन करेगा और उसकी उस समस्या का समाधान करेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? वो सृजनात्मक शिक्षार्थी वो होगा, ठीक है, सृजनात्मकता को वो बढ़ावा देगा। तो चलिए हम आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, वो कह रहा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। किसका हिस्सा बताना है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या बौद्धिक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो 13 का जो सही होगा ना वो डी नंबर सही हो जाएगा, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? बौद्धिक विकास का, ठीक है। यानी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने और समझने के लिए ना पहले उसकी छवि बनानी पड़ती है अपने मस्तिष्क में। अगर आप उसका इमेज क्रिएट कर लेते हो माइंड में, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड आप अपनी अवधारणा अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये किसका है? बौद्धिक विकास का ये क्या है? एक हिस्सा है। तो चलिए 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर क्या है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। यानी जो दो शिक्षार्थी है वो व्यक्तिगत रूप से ना वो किस प्रकार से भिन्न होंगे, आपको बताना है। विकास क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में, या बुद्धि और विकास के सिद्धांत में, या विकास के दर में। तो हमारा सही जो आंसर होगा ना वो डी नंबर हो जाएगा, विकास की दर। क्योंकि कोई भी दो पर्सन कभी भी एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनके व्यू में, उनके पॉइंट में, हर एक चीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कि अगर आप किसी पॉइंट को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख रहे हैं, ठीक है, तो कोई दूसरा बच्चा जो होगा ना उसे निगेटिव एस्पेक्ट से भी देखेगा। अगर यहाँ पे बात की जाए तो मीडिया क्या है, अगर मोबाइल की बात की जाए तो अगर कुछ लोग मोबाइल को या फिर सोशल जितनी भी वेबसाइटें हैं उनको कोई अगर
सकारात्मक रूप से देख रहा है कि सोशल वेबसाइटों का यूज करने से हमें पूरे संसार की पूरी दुनिया की जानकारी मिलती है, तो कुछ जो लोग होंगे ना उसको निगेटिव एस्पेक्ट से भी देखेंगे, एस्पेक्ट से कि अगर हम मोबाइल का या फिर सोशल साइट का यूज कर रहे हैं ना तो इससे साइबर क्राइम भी होता है, साइबर क्राइम फैलता है, इससे बहुत ज्यादा क्या होती है, धोखाधड़ी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, विकास की दर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किस प्रकार से सही है या गलत है आपको बताना है। ये कह रहा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले है, तो शारीरिक विकास सबसे पहले है, ये नंबर कह रहा है। बी कह रहा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास, ठीक है, विकास के अन्य जो अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। सी कह रहा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। डी कह रहा है आपका गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, तो ये तो व्यक्तिगत मामला है नहीं शारीरिक विकास, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा हमारा बी नंबर। सही है क्योंकि शारीरिक जो विकास है ना, विकास के जो अन्य पक्ष है ना उनको उनसे वो अंतः संबंधित होता है। अगर आपका शरीर सही है, उसका सही रूप से विकास हो रहा है, तो आपके मस्तिष्क का जो आपका बौद्धिक विकास है ना वो भी सही रूप से चलेगा। ठीक है, ये तो क्या होता है, ये नंबर सही हो जाएगा, शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित होता है। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर क्या है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, यानी इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे आपको बताना है। ये कह रहा है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। भी कह रहा है उससे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, या फिर सी कह रहा है इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, या डी कह रहा है उस पर हमेशा नजर रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। उसका जो जिज्ञासी के स्वभाव है ना कि वो अगर सीखना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि खिलौना किस प्रकार से बना है, किस प्रकार से हम इससे खेलते हैं, इसके जो अलग अलग पार्ट है वो किस प्रकार से ज्वाइंट है, तो उसके इस स्वभाव को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। और ये बात कौन कहता है, यह हमारा एनसीएफ 2005 भी कहता है। ठीक है, और इसके साथ ही जितने भी मैंने एनसीएफ से आपसे क्वेश्चन आने हैं ना, चाहे आपका मैथ पेडागोजी से आए, ईवीएस से आए, साइंस से आए, सोशल साइंस से, वो सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। आप वीडियो पे जाइए और जो एनसीएफ वाली क्लास है ना उसे आप देखिए, वहां से आपको जो भी ये सारे क्वेश्चन है ना आप इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर को। 17 नंबर कह रहा है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। किस प्रकार से हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को हम साइड में रख के ही बच्चे को पढ़ाते हैं। तो हमारा 17 नंबर का जो सही होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना 18 नंबर का, वो कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है आपको बताना है कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी है ना वो स्वयं में विशिष्ट है। वो इसका क्या अर्थ है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। या फिर डी कह रहा है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो 18 का क्या सही हो जाएगा, तो 18 नंबर का जो सही आंसर होगा ना वो सी नंबर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी दो शिक्षार्थी उनकी जो योग्यता है, उनकी जो हॉबी है, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, वो कभी भी उनकी थिंकिंग समान नहीं हो सकती है। उसमें आपको डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी हर एक बच्चा क्या है अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि उसकी अलग अलग, अगर कोई पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है ना तो हो सकता है कोई स्पोर्ट में बहुत ज्यादा तेज हो सकता है किसी की रुचि पेंटिंग में हो, ड्राइंग में हो। ठीक है, तो ये सारी क्या है
तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन, यह किस प्रकार का कथन है? पूर्व लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही हो सकता है। तो 19 का सही क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। यह जो लैंगिक पूर्वाग्रह है ना, जो रूढ़िवादी है, उसको ये प्रदर्शित करता है कि बॉयज, जो लड़के होते हैं या फिर जो पुरुष होते हैं, वो स्त्रियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्योंकि आज के डेट में देखिए, अगर एक पुरुष जा रहा है अंतरिक्ष में तो महिलाएं भी जा रही है। अगर एक नंबर को देखते 20 नंबर कह रहा है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, यानी क्रिस्टीना की जो एक्टिविटी कर रही है ना, जो वापस आने के बाद भ्रमण में क्या क्या बच्चों ने सीखा, क्या क्या देखा, उस पर चर्चा कर रही है। ये किस ओर संकेत कर रहा है? देखते हैं, आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सिखाना, या सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो क्या सही हो जाएगा? तो 20 नंबर का जो सही होगा ना, वो सी नंबर सही हो जाएगा। सीखने का आकलन, असेसमेंट, वो क्या कर रही है? बच्चों को भ्रमण पे ले गई है, तो बच्चे ने भ्रमण के दौरान किन किन चीजों को देखा, उन चीजों से क्या सीखा, उन्हें कितना सीखने को मिला, उस पर डिस्कस कर रही है। तो ये सीखने का आकलन कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 21 का, वो कह रहा है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है ना, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन को देख लेते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती, निरंतरता, या अनुक्रमिकता। तो क्या सही हो जाएगा? तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, प्रतिवर्ती। ठीक है, क्योंकि प्रतिवर्ती कोई सिद्धांत नहीं होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसकी बात तो हमारा एनसीएफ भी करता है कि आपको कक्षा में बच्चे को पहले सामान्य चीजें सिखानी है, फिर विशिष्ट। निरंतरता यानी लर्निंग क्या है? ये हमारी पूरी लाइफ चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो सही क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? बी हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ती कोई भी आपका ये सिद्धांत नहीं होता है। चलिए 22 नंबर को देख लेते हैं। ये कह रहा है निःशक्त बच्चों के लिए समावेश सामयिक शिक्षा की केंद्रीय परियोजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन देख लेते हैं। मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, या फिर नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में। तो आप क्या करेंगे, चाहे बच्चे का बैकग्राउंड कैसा भी, बच्चा किसी भी प्रकार का हो, आपको क्या करना है? नियमित जो विद्यालय है ना, जो सामान्य विद्यालय है, जिसमें बच्चों को आपको एक साथ लेकर के चलना है। ये नहीं कि बच्चा अगर उसमें कोई शारीरिक रूप से अक्षमता है तो आप उसको अलग बैठाएंगे या फिर अलग किसी कक्षा में रखेंगे, ये नहीं। हर एक बैकग्राउंड से, हर एक प्रकार के बच्चे को आपको एक समान कक्षा में पढ़ाना है, सामान्य रूप से आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो बी सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना 23 नंबर का, ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये कह रहा है सीखने के किसी भी चरण पर सीखने संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। या फिर सी कह रहा है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। डी कह रहा है सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। 23 का क्या सही हो जाएगा? 23 का सही हो जाएगा डी नंबर। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जहाँ पे बच्चा क्या करे, रचनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से बच्चे का विकास हो सके और बच्चा उससे, उस वातावरण से क्या हो, संतुष्ट हो। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर को देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं ना, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये कह रहा है यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या नहीं किया जाए। आपको यह निर्णय लेना होता है मूल्यांकन का कि आप किसी बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे। बी कह रहा है सीखने में होने वाली कमियों का उपचार करना। सी कह रहा है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, गलतियां निकालना। ये तो कभी नहीं होगा आपका,
डी कह रहा है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, उसकी उपलब्धि कितनी हुई है ये मापना। तो क्या हो जाएगा सही 24 का। तो 24 का जो सही होगा ना वो बी नंबर सही हो जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा सीखने में जो उसकी कमियां हैं, तो उसकी जो भी त्रुटियां हैं ना उनका उपचार करना, क्या करेंगे, मूल्यांकन का ये मुख्य उद्देश्य है। पहले क्या करेंगे, बच्चे को डायग्नोस्टिक करेंगे, देन उसे रिमीडियल टीचिंग देंगे, ताकि बच्चा जो भी जिस पॉइंट में जिस टॉपिक में उसको प्रॉब्लम आ रही है ना वो उसे अच्छे से समझ ले। आप उसको अलग से एक रिमीडियल क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना 25 नंबर का, वो कह रहा है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है, जो बच्चा सीख चुका है उसकी पुनरावृत्ति और उसको प्रत्यय स्मरण में उसको रिमेम्बर कराने में क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। पूर्व पाठों को दोहराने में यह प्रभावी तरीका है, या फिर यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ठीक कह रहा है किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। या डी कह रहा है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है। तो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यानी हमारा एनसीएफ 2005 भी क्या कहता है, अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है ना, बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आपको क्या करना है, जो आप उसे न्यू टीचिंग कर रहे हैं उसे जोड़ते हुए उसे रिलेटेड ही आपको टॉपिक पढ़ाना है। पहले उसके पूर्व ज्ञान को प्राथमिकता देनी है, फिर उसी से रिलेटेड आपको नए ज्ञान को देना है। चलिए 26 नंबर को देखते हैं। 26 कह रहा है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। ये कह रहा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बी कह रहा है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सी कह रहा है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। डी कह रहा है विषय वस्तु आधारित। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 26 का जो सही होगा ना वो ए नंबर सही हो जाएगा। आपको मुक्त उत्तर वाले प्रश्न से ही आप बच्चों का क्या कर सकते हैं, सृजनात्मक विकास के लिए ये आवश्यक है। इससे क्या होगा, सृजनात्मक का तात्पर्य नवीन विचारों से। यानी बच्चा जब आप उसको ऐसे प्रश्न दे देंगे जिसका सीधा सीधा आंसर हो, यानी जैसे देखिए आपके एमसीक्यू है, ठीक है, इसमें बच्चा कोई उसका सृजनात्मक विकास तो हो नहीं रहा है। जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है इसमें से वो क्या करेगा, किसी एक को वो सही है। ठीक है, अगर आपको बच्चे को सृजनात्मक रूप से विकसित करना है तो आपको ऐसे क्वेश्चन देना चाहिए जिसपे बच्चा क्या कर सके, चिंतन कर सके, थिंकिंग कर सके और अपने विचारों को वो प्रकट कर सके। ठीक है ना, जैसे आपके क्वेश्चन आंसर वाला हो गया। ठीक है, यानी आप जैसे ये दे देते हैं कि 500 वर्डों में 300 वर्डों में कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक को डिफाइन करना है, तो इसमें बच्चे का क्या हो रहा है, सृजनात्मक विकास हो रहा है, वो चिंतन कर रहा है और अपनी जो उसकी जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत कर रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, वो कह रहा है शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए। भी कह रहा है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने। या फिर सी कह रहा है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। या फिर डी कह रहा है आपका समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थी के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा 27 का, तो 27 का जो सही आंसर होगा ना वो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। नहीं यहाँ पे पूछा है ना तो नहीं को ध्यान में रखते हुए चलना है। शिक्षक जो कुछ पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कराने। यानी ऐसा नहीं है कि जो आप क्लास में कुछ पूछने वाले हैं पहले आप उसे उत्तर दे दो, पहले आप उत्तर को बता दो कि बच्चा तुम इतना ही रट करके आ जाओ, यही हम पूछने वाले हैं, ये हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, तो बी इज द आपका राइट आंसर। चलिए 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा है तो नहीं को हम मार्क कर लेंगे। एक आ रहा है सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तर और खेल, दत्त कार्य या फिर मौखिक प्रश्न। तो हमारे क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 20 का। क्योंकि अगर बच्चे को आप दत्त कार्य दे रहे हैं, घर के लिए कोई होमवर्क दे रहे हैं, फिर कुछ ऐसा कार्य दे रहे हैं, तो बच्चा उसमें क्या कर रहा है, कोई उसका रचनात्मक विकास नहीं हो रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का क्वेश्चन है
29 नंबर का वो कह रहा है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके लिए निदान के बाद डैश होना चाहिए। यानी आप निदान के बाद क्या आप देंगे, आप बच्चे का जो भी वो सीखने में उसकी त्रुटियां रह जा रही है आप उसको क्या करेंगे, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, फिर उसको रिमेडियल टीचिंग देंगे, उसका उपचार करेंगे, क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, या फिर समुचित उपचारात्मक कार्य या साधन सभ्यास कार्य। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 29 नंबर का जो सही होगा ना वो हमारा हो जाएगा सी नंबर, समुचित उपचारात्मक कार्य। यानी बच्चे को जो भी त्रुटि रह जा रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, किस टॉपिक को समझने में बच्चे को कठिनाई हो रही है, पहले उसकी कठिनाई को हम ढूंढेंगे, उसका पता लगाएंगे, फिर उसके बाद से उसको उपचारात्मक रूप से हम अलग से 1 घंटे 2 घंटे की क्लास यानी रेमेडियल क्लास उसको प्रोवाइड करा करके उसकी जो भी उस टॉपिक को नहीं समझ पा रहा उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए, किस रूप में देखा जाना चाहिए, एक कह रहा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, बी कह रहा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, या फिर सी कह रहा है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या फिर डी कह रहा है आपका विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में। तो क्या हो जाएगा सही, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि विद्यालयी जो जीवन होता है ना वो बच्चे के लिए सबसे समृद्ध भरा जीवन होता है, क्योंकि एक विद्यालय में हर एक बैकग्राउंड से हर एक रिलीजन से कल्चर से बच्चे आते हैं, और बच्चा क्या करता है वो अलग अलग कल्चर से अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चों से अलग अलग बच्चों के जो मिलता है उनकी भाषा को जानता है, उनकी संस्कृति को जानता है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 30 MCQ जो कि 2011 में पूछे गए थे, और ऐसे ही ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होने वाले, ये रिपीट होते रहते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे जो कि 2011 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका CDP का हो, आपका हिंदी पेडागोजी हो, या फिर आपका इंग्लिश का हो। इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के। आपका प्लेसमेंट क्लासेस पे चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और उन सारे वीडियो को देखिए।